नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बेहद खास मेहमान आज आपके साथ हैं। दरअसल किसान सड़कों पर हैं, मांगे उनकी हैं, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं तब तक वो हटेंगे नहीं। हमारे साथ है डॉक्टर सेठपाल जी, किसान हैं और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। उनके खेत में इस वक्त हम पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से वो खेती करते हैं, इन कानून के बारे में क्या जानते हैं। क्या वाकई ये कानून जो है काले हैं, सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में इनको बनाया है, और इन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरह से आप खेती करते हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया है, आखिरकार क्या जलवा है? अब तो देश में एक आवाज उठ रही है, किसान तो बहुत दुखी है, वो तो सड़कों पर है, जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो हटेंगे नहीं। आप कैसे खुशहाली ला रहे हैं? मेरा नाम सेठपाल सिंह, गांव पोस्ट नंदी फिरोजपुर है। मेरा सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने यहां तक मेरे खेत पर आकर के मुझे शूट करने की लगन दिखाई है। सबसे पहले जहां तक किसान की खेती की बात है, मैं अपने बारे में बताऊं। हम कृषि विविधीकरण अपनाते हैं। कृषि विविधीकरण जनरली हमारा किसान जो उसकी ट्रेडिशनल खेती है उसी की तरफ जा रहा, गन्ना गेहूं धान पे। जब तक वो उसको करता रहेगा तो उसको कभी मुनाफा होने वाला नहीं है। हमने कृषि विविधीकरण में जैसे देख लें, गन्ने के साथ प्याज भी है, गन्ने के साथ लहसुन भी है, गन्ने के साथ में टमाटर भी है, गन्ने के साथ में मेथी भी है, गन्ने के साथ में आलू भी है, और गन्ने के साथ में ये जो कद्दू भी है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कद्दू भी है। तो इससे जहाँ हमारा, और गन्ने के साथ में सरसों भी है, मसूर भी है। तो ये जहां हमारी गन्ने की खेती जो है अक्टूबर सोइंग है, ये इसमें ये लगभग जब निकलेगी 100 क्विंटल प्लस निकलेगी, जब भी निकलेगी। और उसमें जो इसमें साथ में सेब फसली के रूप में हमें जितनी लागत मिलेगी उसका सबका हमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि ये 3 काले कानून हैं जिन्हें किसान काले बता रहे हैं। कानून आए हैं, इन्हें काला बता रहे हैं, सड़कों पर वो बैठे हैं। 50 से ज्यादा दिन हो गए, यानी उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और अब 12 शतक की ओर है। वो ये कह रहे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। 3 कानून में पहला तो यही है कि भंडारण भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और आप अपनी फसल को कहीं बाहर बेच सकते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये खराब है? क्या मोदी जी पूंजीपतियों के दबाव में रहे? देखिए, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक मानना है, जो सरकार 3 कानून लेकर का आई है, जिसको हमारे किसान कानून भाई कानून काला कानून बोलते हैं, वो तीनों कानून आने वाले समय में किसान की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। जो अभी तक हमारे किसान साथी बैठे हैं, एमएसपी की थोड़ी सी समस्या उनके साथ हो सकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं हम, एसडीएम के यहाँ पे प्रशासनिक पावर है, वहां पे हमें शंका हो सकती है। सरकार उनके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि हम आपकी सारी समस्या को भी लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जमीन चली जाएगी कि फसलों के साथ। देखिएगा, मेरा एक मानना यह है, यदि कॉन्ट्रैक्ट खेती, आज तक कृषि क्षेत्र में एक नए पैसे का भी निवेश नहीं है, और जब किसी भी क्षेत्र में जब तक कोई बाहरी निवेश नहीं होता तो तब तक उस किसान की हालत सुधरने वाली नहीं है। और यदि एग्रीकल्चर क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि आएगी तो उससे, अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्टर आकर के हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप गेहूं की फला वैरायटी बोएंगे। देखिए, अभी तक हमारा किसान जनरली गेहूं बोता है, वो उसमें सूजी के लिए हमारे साइंटिस्ट ने अलग वैरायटी निकाल ली है, बिस्किट के लिए अलग है, खाने के लिए अलग है। अभी तक किसान को इसके बारे में पता ही नहीं है कौन सी कोई वैरायटी को उसको बोनी चाहिए। और जब हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टर आकर के हमें ये कहता है, भाई आप इसका बीज मैं दूंगा, इन्वेस्ट में दूंगा, टेक्नोलॉजी में दूंगा, मेरा आदमी समय समय पे आकर के आपको जो कुछ उसमें टेक्नोलॉजी में जरूरत होगी वो मैं करूंगा, और उसके बाद जो उत्पाद मेरा होगा उसको मैं इस रेट पे खरीदूंगा। यदि ऐसी बात हमारे पास में हमारी बुआई से पहले हमारा फसल का रेट तय हो गया तो उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो उसमें तो हम निश्चित रूप से 100% हम लोग मुनाफे की खेती रहेगी। जहां तक हमारा, अभी तक हम एक मंडी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक नहीं ले जा सकते थे, उसके लिए हमारी बाधाएं दूर होगी। अभी तक हमारी मांग किसानों की रहती थी, भाई हमें एक राज्य से दूसरे, जब एक देश है, किसान अपना प्रोड्यूस किसी भी देश में किसी भी राज्य में जाकर के बेच सकता है, हमारे लिए वो बाधा खत्म हो गई। ये काले क्यों हो गए? क्या मोदी जी से किसानों को बड़ी दिक्कत है? उन्होंने वाकई पूंजीपतियों के दबाव में किया? उन्होंने वाकई किसानों का भला नहीं चाहा? वो वाकई झुक गए? आपको लगता है ऐसा?
देखिएगा, मैं मोदी जी के तीनों कानूनों का समर्थन करता हूं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी पूंजीपतियों के दबाव में आ गए, ये बिल्कुल मैं इस बात को मानने के लिए तैयार। मेरे किसान भाई धरने पे बैठे हैं, पता नहीं उनके बाद में क्या है। जब तक किसी कानून का धरातल पे आया नहीं है, उसका अभी तक किसानों को पता नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमारे तीनों कानून काले कानून है। और जो देखिए, जब तक इस देश में नहीं है, बाहरी कहीं भी, ये तो पूंजीपतियों का हमेशा पुराने, अगर उसमें भी जाएंगे हम, तो सेठ जो होते थे वो सरकार से पैसा भी देते थे और किसान को भी उसका लाभ मिलता था। तो यदि हमारे कृषि क्षेत्र में पूंजीपति लोग आएंगे तो वो अब अपने टेक्नोलॉजी का, उनके पास पैसा है, पूंजी का अच्छे। मेरा एक मानना और है, अभी तक किसान जो बीज बोता है वो फाउंडेशन या सर्टिफाइड बीज नहीं बो पाता। मुश्किल से 4-5-10% लोग हैं जो फाउंडेशन या सर्टिफाइड बीज बो पाते हैं, और जनरली नहीं तो किसान अपने खाने के अनाज में से ही वो बो देगा। कई बार तो ये भी होता है, यदि उसको कोटे में से अनाज मिल रहा है सस्ता दर का और अच्छा देख लेगा, उसको वैरायटी का नहीं पता है, उसके ये नहीं पता ये अर्ली है या लेट है, उसके तो जब तक हम लोग अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं डाल लेंगे, अच्छी गुणवत्ता का उसमें इनपुट्स नहीं देंगे, तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और जब वो टेक्नोलॉजी वो मिलेगी, हमें अच्छा बीज मिलेगा, तो निश्चित रूप से 10 से 15% तक का तो हमारा उत्पादन अच्छे बीज से ही बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कद्दू है, ये हमारा कद्दू है, ये सर्दी का है कद्दू। ये आप देखिए कि कद्दू जो है, गन्ने के बीच में कद्दू, यानी आप ये वैरायटीज देखिए कि किस तरीके से खेती हो रही है। गन्ना भी है और कद्दू भी है, और बहुत दूरी दूरी पे है ना। मतलब इससे ये सिर्फ घर के खाने के लिए रहेगा या इसमें हम बाजार में बेच भी सकते हैं, इतना हो जाएगा? नहीं, ये तो देखिए, जब आप देख रहे हो नीचे से, इसमें जगह जगह से इस छोटे से उसमें कम से कम 15 फल निकलने हैं, तो ये हमारे घर के खाने के लिए भी काम आएगा, ये मार्केट में भी जाएगा। चूंकि अब बेमौसमी है, कद्दू सीजन में नहीं है, तो हरे कद्दू के रूप में इसको हम लेंगे तो ये मार्केट में जाएगा और हमारा इससे मुनाफा भी होगा, इससे हमारी घर की आमदनी भी चलेगी। तो जो हमारा हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे किसान की रोज आमदनी होती है, उसमें दूध भी हो, सब्जी भी हो, गन्ना गेहूं धान भी हो, तो इस सारी चीज को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से वो हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारा रहन सहन तमाम। इधर आप देखिए, ये आलू है, गन्ने के बीच में आलू भी है और कद्दू भी है, और भी कोई तीसरी चीज है क्या? नहीं, इसमें गन्ने के साथ में हमारा ये आलू है, ये कद्दू है, उधर हमारी प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, मेथी है, तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें। अच्छा, इससे गन्ने में कोई नुकसान नहीं होना? इससे गन्ने में कोई नुकसान नहीं है। देखिए, जब बड़ा हो जाएगा तब किस नहीं, जैसे हमारा ये आलू है, आलू हमारा फरवरी में खुद जाएगा, उसके बाद जो मिट्टी है ये सारी इसमें लग जाएगी। आप देखें कितनी जबरदस्त। और मैं आपसे एक चीज और भी बताऊं इसके बारे में, जो गन्ना है ये सिंगल बड़ का हमारा गन्ना है, एक आंख से काट करके टन में लगा करके उससे रोपाई हुई। इसमें देखिए आप कितना जबरदस्त फुटाव इसके अंदर है, तो ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया आमदनी हमारी रहेगी। तो मतलब आपको लग रहा है मोदी जी तो किसानों के खिलाफ हैं, राहुल जी उनके पक्ष में हैं। आपने उनकी भी सरकार देख ली और अब ये भी सरकार देख रहे हैं आप 7 साल से 6 साल, 7 ही साल मान लो। आपको कौन सी बेहतर आई, किसान के पक्ष में कौन सी? देखिएगा, सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की चर्चा होनी शुरू हुई है, चाहे वो किसान की आमदनी दोगुनी करने के संबंध में रही हो। मोदी जी का एक सपना है किसान की आमदनी दोगुनी हो। ये जो 3 कानून सरकार लेकर के आई है उसी का एक पार्ट है। और जो राहुल जी के बारे में कहना चाहता हूँ, लगभग 50-55-60 साल तक कांग्रेस जी ने हमें राज किया है, तो यदि आज उनकी सरकार है तो कल हो सकता है वो भी उनकी सरकार, तो वो भी इस कानून को लेकर के आते हैं। तो विपक्ष की बात है, इसमें हमारा क्या कहना है, उनको राजनीति लड़ाई लड़नी है। लेकिन मेरा अपना एक ये है कि किसानों के मुद्दे पर ये राजनीतिक लड़ाई ना लड़ी जाए। किसान चूंकि कहीं क्षेत्र में यदि उस टाइम यदि हम 55-60 की बात लेंगे, जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपये थी, उसकी तनख्वाह 70,000 रुपये होगी। यदि हमारे गेहूं का मूल्य उस टाइम 60 रुपये था,
तो अब 2000 रुपए तक 1975 रुपए तक आए हैं। तो किसान की आमदनी मात्र 19% बढ़ी है, उनकी आय जो है 200 गुनी बढ़ी है। तो क्यों नहीं वो हमारी आय को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं वो करते? तो हमारी उसकी बात में देखने की बात है। मैं किसी पे पर्सनल अटैक तो नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में और मोदी जी के शासनकाल में ये फर्क है। अब किसान की बात होनी शुरू हुई है। वहां लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी 24 में गए, यूपी से योगी गए, 22 में भी चुनाव है यूपी में, वो कह रहे हैं कि यहां से योगी का जाना तय है और वहां से मोदी का जाना तय है। आपने वोट किसको दिया था? देखिए, मेरा वोट किसे गया था, मामला ये नहीं है। सरकार बदलनी और मोदी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास में। हम किसान हैं, हमारा मुद्दा ये है हमारी जो फसल के जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे किसान के दुख दर्द को समझेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, मोदी दुख दर्द को समझ रहे हैं, दुख और बढ़ा रहे हैं, उसे कुरेद रहे हैं मल्लम लगाने की जगह। नहीं, मोदी जी ने तो उसको आईना दिखाया, रास्ता दिखाया किसान के लिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से। हमको साफ कर रहे हैं। जो हमारी बाधा थी हमारी फसल को बेचने में, जिसके लिए हम कई तरह की दिक्कतें हमारी थी, उस बाधा को मोदी जी ने हटाने का प्रयास किया है। तो ये 3 जो कानून है, इसके मैं इसके विरोध भी कह रहे हैं 8 बीघे का किसान कहाँ जाएगा? पंजाब नहीं, अभी कहाँ कौन जा रहा है? अभी तो जो है, देखिए सबसे बड़ी जो बात है, जो अगर किसान अपनी प्रोड्यूस को लेकर के मार्केट में जाता है तो उसका जो प्रोड्यूस है वो 2 रुपए किलो बिकता है मंडी में, और वहीं से मंडी से लेकर के बाद जो है पूंजीपति उसको सीधा 10 रुपए बेचता है, किसान के सामने बेचता है उसको। तो यदि हमारा वो जो 2 रुपए लिया, उसने 10 रुपए हमारे सामने हमें ही बेच दिया, किसान को 2 रुपए मिला जिसने उसको पैदा किया, और जिसने उसको वहीं से वहीं लेगा उसको 8 रुपए बच गए, उपभोक्ता को 10 रुपए मिले उसको। तो ये जो 8 रुपए का बीच का गैप है, यदि 8 रुपए में किसान की हिस्सेदारी होगी तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और उसका निश्चित रूप से उसका उद्धार भी होगा। अब आप क्या कहेंगे, 3 काले कानून जिसे बोला जा रहा है, ये वाकई रद्द हो जाए, इनमें कुछ संशोधन होना चाहिए किसान की भलाई के लिए, क्या वो आपको लगता है? देखिए, ये जो 3 कानून सरकार लेकर के आई है, मैं इसके रद्द होने के बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये कानून रद्द नहीं होने चाहिए। हाँ, यदि किसानों के बीच में कहीं कोई शंका है तो सरकार उसके लिए बैठ करके समझौते लिए तैयार है, उस पर अपनी बात रखे। दिल क्या कह रहा है? आप तो अच्छे से खेती कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, कौन सी कमी है? एमएसपी कानून में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसमें क्या कमी है? किसान सही तो कह रहे हैं। देखिए, एमएसपी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जरूर चूंकि किसान का प्रोड्यूस मात्र 6% सरकार एमएसपी पे खरीदती है। उसके बाद तो मार्केट में जैसे धान का 1868 रुपए का रेट था, लेकिन धान बिका है 1200 रुपए 900 रुपए तक। एमएसपी पे तो सरकार को निश्चित रूप से किसान की बात माननी चाहिए। अगर हमारा एमएसपी पे तो एक कानून निश्चित रूप से ऐसा बनना चाहिए कि यदि इससे रेट से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे यदि आप खरीदेंगे तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो सरकार हमें शंका थी, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, हम कॉन्ट्रैक्ट खेती में यदि कॉन्ट्रैक्टर किसान से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा तो अभी तक एसडीएम के यहाँ पे उसका वो था। अभी किसान के हमारे अंदर ये शंका है, चूंकि एसडीएम जो प्रशासनिक अधिकारी है और वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में रहता है। कोर्ट पे अभी भी हमारा विश्वास है, कोर्ट हो जाए, एसडीएम कोर्ट। हाँ, और उसके लिए सरकार मानने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या है जी? ये मिनी पॉलीफॉर्म, ये टनल बोलते हैं इसको, मिनी पॉलीफॉर्म है ये। अभी हमने इसके अंदर खरबूज वो लगाया है, खीरा। ये खीरे का जो वो है, ये लगभग 1 महीना हमारा अर्ली आ जाएगा। इसमें हमने जैसे लगाया है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और 1 महीने के अर्ली के बाद में जब जो हमारी रेट है फसल का, या तो टाइम से पहले अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रेट अच्छा मिलता है, या आउट मतलब बेमौसमी सब्जियों की जैसे बात करते हैं हम, तो ये हमने उसमें लगाया है। और जो इसके बीच का गैप है, इसमें हम खीरा लगाएंगे, वो लगाएंगे करेला, और दूसरे में लौकी लगाएंगे। उसकी भी हमने टनल में पौध तैयार कर दी। तो उसमें जो है ये हमारा खीरा जो है लगभग 1 महीना अर्ली आ जाएगा, तो उसको हमें अच्छा रेट मिल जाएगा। तो उधर आपने खेत में सिंघाड़ा भी पैदा कर दिया जी हैं? अब तक तो पता चलता था तालाब में सिंघाड़ा होता था, अब आपने खेत में सिंघाड़ा भी तैयार कर दिया।
देखिए कि ये हम 97 से हम लोग खेत में सिंघाड़ा लेते हैं और जनरली किसान आम आदमी की भ्रांति ये थी कि तालाब में ही सिंघाड़ा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा नॉर्मल खेत है और इस खेत में जैसे जून के महीने 2nd वीक में 3rd वीक में हम लोग धान की तरह जैसे पडलिंग करते हैं। पडलिंग का पानी भरने के बाद उसे पडलिंग करने के बाद इसमें हम उसकी रोपाई करते हैं और ये सितंबर लास्ट में हमें फसल देना शुरू कर देता है। जितना भी तालाब का जो सिंघाड़ा है वो एकदम से गंदा है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। इसमें पूरा संतुलित फर्टिलाइजर इसके अंदर है और ये जिसको हम एक तरीके से ऑर्गेनिक सिंघाड़ा भी है। हमारे सब सिंघाड़ा है उसकी क्वालिटी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से जून से लेकर के दिसंबर तक ऐसी कोई दूसरी फसल नहीं है जो सिंघाड़े जितना अच्छा शुद्ध लाभ दे सकती है। और मेरा सिंघाड़ा जब मार्केट में जाता है लोग बाग ढूंढते हैं उसे खाने के लिए, जिसने एक बार खा लिया तो बार बार लेने के लिए जरूर रुकता है। तो ये इस बार आपने कितने बीघा में बोया था? ये आधे एकड़ में था इस बार हमारे पास में। पिछले साल हमारे कितने का बिक गया उसमें? देखिए इसमें तो लगभग हमारा आधा एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर शुद्ध आमदनी होगी। और सबसे बढ़िया बात है हम इसमें जो लेबर को रोजगार देते हैं वो रोजगार बहुत मिलता है। तो अब आप ये देखिए सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक 4 लेबर पर डे काम करती है इसमें सिंघाड़ा तोड़ने के लिए। रोज सिंघाड़ा निकलता है। जी रोज सिंघाड़ा निकलता है, रोज मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो उसमें कोई भी दूसरी फसल है, चूंकि साफ पानी है एकदम। भी आप सिंघाड़ा बोते हैं? नहीं, इस खेत में हम लोगों ने पहले मत्स्य पालन किया था। अच्छा। मछली पालन किया है हमने इसमें। और इस बार हमने पिछले साल इसमें हमने कमल की खेती की है। कमल की और कमल की खेती के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा, इतना बढ़िया हमारा रहा है। हमने फूल भी बेचा है इसका। अच्छा। बीज जिसको कमल गट्टा बोलते हैं उसको भी बेचते हैं। और अभी इसमें कमल ककड़ी है इसमें नीचे से। मेरे ख्याल से इसमें से लगभग 2 से 3 लाख के आसपास भी इसमें नीचे से कमल ककड़ी निकलेंगे। अभी थोड़ा खेत नरम है इसलिए इसकी खुदाई स्टार्ट नहीं हुई। जैसे बरसात होगी थी अभी जैसा भी हो इसकी वो खुरी हो जाएगी तो इसमें कमल ककड़ी का बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो वो भी अभी भी है इसके अंदर? अभी कमल ककड़ी इसके अंदर है जी। वो भी बिकेगी कमल ककड़ी सारी। वो तो सब्जी के रूप में आती है। आम किसान को तो यही नहीं पता है, उनको आप दे दो कि ये बेचना कहाँ है, बिकेगा कहाँ? नहीं, ऐसा है जब हम अपने आप चूंकि हम सब्जी की खेती भी करते हैं, मंडी में हम रोज जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम इसके बीच में नहीं है बिल्कुल भी। भाई कहीं बिकेगा नहीं, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है बेचने की। मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट खेती आएगी हो सकता है उसमें और ज्यादा हम मुनाफा करेंगे। मतलब आपको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई तो और ज्यादा किसान आगे बढ़ जाएगा? निश्चित रूप से जब तक किसान में, मैंने पहले भी कहा है, जब तक एग्रीकल्चर में बाहरी निवेश नहीं होगा तब तक किसान की दशा और दिशा नहीं सुधर सकती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हम निश्चित रूप से हम फसल के दाम अच्छे मिलेंगे। यहाँ कमल मुरझा गया, वहाँ वाला कमल का क्या होगा? नहीं, वो कह रहे हैं वो भी मुरझा जाएगा कमल इस बार। ऐसा है कमल, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो तो पब्लिक की, जनता की बात है मुरझाने की उसके बारे में। लेकिन आपको क्या लग रहा है, खिलेगा फिर से कमल या मुरझाएगा कमल? नहीं, हमारा तो खिलेगा उसका पता नहीं। लेकिन हमारा अब जो आगे खिलेगा, हमारा कमल खिलेगा। इस बार जो ये किसान के लिए कानून है, ये किसान कमल को खिलाएंगे या मुरझा देंगे? देखिएगा, जब तक किसान को अभी तक पूरी डिटेल मालूम नहीं है, हमें आम किसान को तो पता भी नहीं है कृषि कानून क्या है। जब तक एक प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, वो बर्ताव में नहीं आएगा, तब तक क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए, ये इधर भी आपने कुछ बोया हुआ है? इसमें हमने करेले की पौध बोई है और ये जो बराबर में है इसमें हमने लौकी की पौध बोई है। लौकी का जर्मिनेशन भी हो गया। इसका आप देख लिया, जैसे हम टनल में लगाएंगे, अब जब हमारी ये जर्मिनेशन हो गया हमारा पौध का, इसमें जर्मिनेशन होने के बाद जैसा हमारा ये जम जाएगा तो 20 दिन के बाद हम लगभग ठंड कम हो जाएगी, पाला पटना कम हो जाएगा तो हम इसको खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे और लगभग ये करेला और लौकी हमारी 1 महीना पहले आ जाएगी तो हमें उसका मार्केट वैल्यू अच्छा मिलेगा। चलिए, तो डॉक्टर सेठपाल जी से काफी बात हुई, उन्होंने तफसील से बात बताई, उनका खेत भी हमने आपको घुमाया, किस तरीके से वो अलग अलग तरह की खेती करते हैं और जो ट्रेडिशनल खेती चलती आ रही है, धान, चावल, धान, गेहूं, गन्ना, उससे अलग है कुछ। और वाकई बहुत शानदार है, उससे मुनाफा भी है और खुशहाली भी है।
तो देखना होगा। और इन्होंने जो किसान कानून की बात है, कह रहे कि अच्छा है, जब आएगा तभी तो कुछ होगा, जब तक आएगा ही नहीं तो होगा क्या। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।